अब आवाज थोड़ी सी कम कर दो, म्यूट वाला बटन दबा दो, है ना। आप बड़े दिन बाद में आए हो भाई, जाखड़ साहब हो गया आप, कितने दिन बाद में आए हो? यानी कि आपको भी पूरा पता नहीं है ना कि कितने दिन बाद में आए हो। चलो, अपने अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे और अपवाह तंत्र में हमने हेडिंग लगाई थी आंतरिक अपवाह तंत्र, राजस्थान का आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? आंतरिक अपवाह तंत्र क्या होता है? आंतरिक अपवाह तंत्र उस अपवाह तंत्र को या उस नदी तंत्र को कहा जाता है प्रमुख रूप से जिसमें नदियां उद्गम तो निश्चित स्थान से होती है लेकिन विलुप्त होने का स्थान निश्चित नहीं होता है। उसे हम कह सकते हैं कि वो किस प्रकार की नदियां हैं? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं। इसमें हमने 3 बातें देखी थी। एक तो ये देखी थी कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है और सबसे बड़ी नदी इस अपवाह तंत्र की कौन सी है? गग्गर है। और पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे बड़ी नदी इस अपवाह तंत्र की कांतली है और सबसे छोटी नदी की हमने बात की थी मसूरदी या काकनी नदी बोल देते हैं उसे, काकने वो है। तो आज हम सबसे पहले कौन सी नदी पढ़ेंगे? गग्गर नदी पढ़ेंगे आंतरिक अपवाह तंत्र में। तो 1 नंबर पे हम लिखेंगे गग्गर नदी। गग्गर नदी। गग्गर नदी में क्या पढ़ना है? गग्गर नदी में बस यही बातें कुछ पढ़नी है हमें कि गग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है। उद्गम कहां से होता है भाई? कालका से। कालका स्थान पड़ता है शिवालिक की पहाड़ियों में। शिवालिक की पहाड़ी या पहाड़ियां कौन से राज्य में पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। यहां से इस नदी का उद्गम होता है। ये हिमाचल प्रदेश से पंजाब हरियाणा होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करती है। मैं पूछूं कि राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद में एक झील का निर्माण करती है। हम लिख सकते हैं कि राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश। तो हम लिख सकते हैं टिब्बी, और टिब्बी कहां है? हनुमानगढ़। फिर एक झील का निर्माण करती है प्रवेश करने के बाद। कौन सी झील है ये? तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। फिर ये आगे जब नदी बढ़ती है तो इसके किनारे एक दुर्ग आता है। इस दुर्ग का नाम क्या है? इस साइड नहीं है, इस साइड है, भटनेर दुर्ग। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि बाईं ओर है कि दाईं ओर है, ठीक है। थोड़ा सा पता है तो हम लिख देते हैं इस साइड है। आगे इसी नदी के किनारे एक सभ्यता आती है, कालीबंगा सभ्यता। इसी के पास में एक स्थान पड़ता है, कौन सी बंगा? पीलीबंगा। पीलीबंगा से आगे आते हैं तो एक सभ्यता स्थल आता है रंग महल। कौन सा स्थान आता है? रंग महल। एक तो रंग महल आता है और रंग महल के पास में एक स्थान पड़ता है बडोपल। एक रंग महल है, एक बडोपल। और इससे जब आगे जाते हैं तो एक स्थान आता है सूरतगढ़। सूरतगढ़ कौन सी नदी के किनारे है? गग्गर नदी के किनारे। और इससे आगे हम कहें कि एक स्थान और आता है, इस स्थान का नाम क्या है? अनूपगढ़। अनूपगढ़। और अनूपगढ़ के बाद में ये कहां प्रवेश कर जाती है?
पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में इस नदी का अफवाह तंत्र क्या कहलाता है? हकरा कहलाता है। कहां तक जाती है ये पाकिस्तान में? पोर्ट अब्बास तक या व्यास तक? तो पोर्ट नहीं है, क्या है? फोर्ट है, अब्बास। फोर्ट अब्बास तक जाती है पाकिस्तान में। इसे क्या कहा जाता है? हकरा कहा जाता है। एक तो ये बातें इसमें हमें ध्यान में रखनी है। फिर हम बात करें, पहले तो ये बना ही लो, इसके बाद में इसकी और बातें हैं, उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। फोर्ट अब्बास कौन से जिले में पड़ता है? बहावलपुर में या बहावल नगर में? कौन से जिले में? बहावलपुर में। बना लिया होगा? चलो बनाओ, साथ में इनके उपनाम लिख लेते हैं। हाँ जी, बिंजोर भी बोल देते हैं।
बिंजोर भी सही है, अगर बिंजोर लिखा हो तो बिंजोर भी सही है, अगर अनूपगढ़ लिखा हो तो अनूपगढ़ भी सही है, क्योंकि बिंजोर अनूपगढ़ में ही है, गांव है एक। हाँ, बिंजोर लिख सकते हैं, बिंजोर भी लिख सकते हैं अपने। बिंजोर से आगे लिख देते हैं। बिंजोर से आगे लिख देते हैं। कैसे? बिंजोर से आगे भी है, 27 से एक पास है। अब 27 से नहीं लिखेंगे, ऐसे शाम की वाले कह देंगे कि शाम की के पास से गुजरती है, शाम की थोड़ी लिखेंगे। कोई कहेगा 18 पी के पास से गुजर रही है, तो कोई 18 पी थोड़ी लिखेंगे। जो किताब के अंदर लगभग लिखा हुआ मिलता है ना, किताब के अंदर लगभग हमें बड़े स्तर पे अनूपगढ़ लिखा हुआ मिलता है, इसलिए हम अनूपगढ़ लिख सकते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा डीप पूछेगा तो वो बिंजोर पूछेगा, क्योंकि बिंजोर के पास में कोई एक पूरा स्थल भी मिला है, सभ्यता के रूप में मिला है, तो बिंजोर पूछा जा सकता है। बिंजोर के अलावा और कुछ नहीं पूछा जा सकता। ये दो ही नाम हमें ध्यान में रखने हैं। मुख्य रूप से तो अनूपगढ़ ही पूछा जाता है, बिंजोर भी शायद आज तक नहीं पूछा गया, अनूपगढ़ ही पूछा गया है। तो बिंजोर फिर भी याद रख सकते हैं, बाकी ज्यादा हमें अनूपगढ़ तक की अगर ध्यान रखें। ये तो अपने को पता है कि बिंजोर तक जाती है, अपने इसके पास में रहते हैं। धौलपुर वाले को कौन बताएगा कि बिंजोर अंतिम बिंदु है ना? हकरा एक नाम क्या है इसका? हकरा। एक इसका नाम है नट नदी, एक इसका नाम है द्वेषवती नदी। द्वेषवती नदी, इसे राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। शोक, शोक शब्द का अर्थ जानते हो? शोक कब रखा जाता है? हाँ, यानी कि या तो किसी की मृत्यु हो जाए या कोई बड़ा नुकसान हो जाए, है ना? तो ज्यादातर शोक तो एक ही कंडीशन में रखा जाता है, जब इस नदी में बाढ़ आती है तब हनुमानगढ़, पीलीबंगा, सूरतगढ़, अनूपगढ़ के आसपास का क्षेत्र है वो भारी मात्रा के अंदर प्रभावित होता है, इसलिए इसे राजस्थान का शोक कहा जाता है। उत्तर की ओर से प्रवेश करने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है ये। भयंकर बाढ़ आती है इससे, जब बाढ़ आई है इतिहास के अंदर, घग्गर नदी के द्वारा भयंकर नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर नुकसान हुआ है, हजारों लोगों की मृत्यु हुई है कई बार। तो अपने जीवन काल में तो अभी तक बाढ़ आई नहीं है इसमें, वो इतनी कोई भयंकर बाढ़ में नहीं है, उससे भयंकर बाढ़ें आई हुई है। उससे राजस्थान में तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, कम ही नुकसान हुआ है। 1990 के आसपास बाढ़ आई थी इस नदी के अंदर, तब अगर सरकार गौर नहीं करती तो पूरा सूरतगढ़ डूब जाता, क्योंकि ये नदी सूरतगढ़ के दोनों ओर से बहती है, ध्यान रखना, सूरतगढ़ को घेर कर बहती है। जैसे ये सूरतगढ़ है ना, इसकी दो शाखाएं हैं, इस यहां से काली, इस पीलीबंगा से निकलने के बाद में एक तो सूरतगढ़ के इस ओर से आती है ऊपर से, और एक जो हम लगभग देखते हैं इस ओर से आती है, दो शाखाएं हैं। और इतना ज्यादा पानी आ गया था कि सूरतगढ़ के चारों ओर के जो रास्ते हैं ना, लगभग सारे ही बंद हो गए थे सूरतगढ़ में आने के लिए। वो तो दोहरे दारे हैं, ठीक है, इसलिए बच गया सूरतगढ़। दोहरे दारे नहीं होते तो काम हो जाता, कल्याण हो जाता सूरतगढ़ का उस टाइम। बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी उस समय। बना लिया होगा, नाम लिख लिए? मृत नदी, प्राचीन सरस्वती नदी, नाली, हकरा नदी, नट नदी, द्वेषवती नदी, राजस्थान का शोक, सोतर नदी, वाहिंद नदी। दो नाम और लिख दीजिए इसके, एक सोतर और एक वाहिंद। वाहिंद नदी, ये है इसके उपनाम। इसको कर दे साहब, क्या लिख लिए होंगे नाम? अब हमें इसकी और हम बातें कर लेते हैं। राज्यों की तो हमने बात कर ही ली कि कितने राज्यों से होकर के बहती है ये,
राज्यों में बहाव, कितने राज्यों में बहाव? एक हिमाचल प्रदेश, एक पंजाब, एक हरियाणा और एक राजस्थान। राजस्थान में बहाव के जिले, राजस्थान में बहाव के जिले कितने हैं? तो सबसे पहले कौन सा आएगा? दूसरा, तीसरा अनूपगढ़। हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़, 3 जिले हो गए राजस्थान में। अब राजस्थान में प्रवेश की हमने बात पहले ही कर ली कि राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? टिब्बी से। और राजस्थान में अंतिम बिंदु हमने बिंजोर या अनूपगढ़ को मान लिया, तो अब उसे भी बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी, राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो गग्गर नदी, राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी। गग्गर नदी के द्वारा सबसे ज्यादा बाढ़ राजस्थान में कहां आती है? तो हनुमानगढ़ में। सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित गग्गर नदी से कौन सा जिला होता है? हनुमानगढ़ होता है। तो एक हम लिख सकते हैं, राजस्थान में उत्तर की ओर से, उत्तर की ओर से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी गग्गर नदी से सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिला, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिला, बाढ़ प्रभावित जिला कौन सा जिला है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। सभ्यता की हमने बात कर ली कि कालीबंगा सभ्यता, थोड़ी बहुत पीलीबंगा के अंदर अवशेष मिले हैं, रंग महल में सभ्यता मिली है, बडोपल में कुछ सभ्यता के प्रमाण मिले हैं और बिंजोर के अंदर प्रमाण मिले हैं। ये सारे के सारे स्थल कौन सी नदी के किनारे हैं? तो अब 2 बार लिखने की तो आवश्यकता है ही नहीं, एक बार नदी के किनारे बना लिए। प्रश्न आ जाए कि रंग महल सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? तो गग्गर नदी के किनारे है, इसमें और कोई सोचने की बात है ही नहीं। इसके पास भद्रकाली माता का मंदिर बिल्कुल हनुमानगढ़ जिले में है। प्रभावित मंदिर तो क्या प्रभावित होता है वैसे, अगर बाढ़ ज्यादा ऊंची आ जाए तो प्रभावित फिर होगा भी, दोनों ही बात है। नदी के किनारे है ऐसा कहते हैं अपने, तो लिख सकते हैं कि इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे भद्रकाली माता का मंदिर स्थित है, मंदिर स्थित है। तो ब्रैकेट में लिख लेना कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। बटनेर का किला भी इसके किनारे है। बटनेर का किला देखा है? क्या देखा था बटनेर के किले में? तो भी देखा होगा अंदर जाके, तो वो वास्तव में बाहर ही किला है, अंदर कुछ नहीं है, अंदर उसके कुछ भी नहीं है। वैसे हम कहें देखने लायक तो कुछ चीज है नहीं उसमें, क्योंकि वो एक प्रकार से कच्चा किला है। उसकी दीवार है, वो दीवार ही क्या है? प्रमुख रूप से पक्की है उसकी। तो बटनेर का किला तो हमने मैप के अंदर दिखा दिया था। फिर हम बात करें इसके बाद कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह तंत्र की क्या है? सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र की, राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे
लंबी नदी। लंबाई की बात करें ना, कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर। वैसे तो आंतरिक अपवाह तंत्र की जो नदियां होती है उनकी लंबाई लिखी नहीं जा सकती, एक ये बात है, क्योंकि उसका फिक्स ही नहीं है कहां तक बहेगी। लेकिन फिर भी कुछ किताबों में मिलती है कि औसत रूप से इसकी लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर है। और राजस्थान में इसकी लंबाई मानी जाती है 100 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई कितनी मानी जाती है इस नदी की? 100 किलोमीटर के आसपास राजस्थान में इसकी लंबाई मानी जाती है। एक ये बात हमें ध्यान में रखनी है। फिर हम एक बात करें कि कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि जैसे एक सभ्यता हुई कालीबंगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि कालीबंगा जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल माना जाता है ना। तो कुछ लोगों का मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जो नदी है ये प्राचीन सरस्वती नदी है। कौन सी नदी है? प्राचीन सरस्वती नदी है, जो बाद में क्या हो गई थी? विलुप्त हो गई थी। तो इस नदी को खोजने के लिए, प्राचीन सरस्वती नदी का शोध अनुसंधान करने के लिए यहां पर प्रमुख रूप से 2 व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। एक का नाम है श्री राम वाड्रे और एक का नाम है हनुमंत राय। तो हम लिखेंगे श्री राम वाड्रे व श्री राम वाड्रे व हनुमंत राय को प्राचीन सरस्वती नदी को खोजने हेतु नियुक्त किया गया। इसलिए कि ये जो घग्गर नदी है, क्या यही वास्तव में प्राचीन सरस्वती नदी है? इसके बारे में क्या की जाए? खोज की जाए। फिर अपने एक संस्था है IOC और एक संस्था है ONGC। इन दोनों ने मिलकर के एक प्रोजेक्ट चलाया था। उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट सरस्वती। कौन सा प्रोजेक्ट था? प्रोजेक्ट सरस्वती। इसका उद्देश्य भी क्या है? इसका उद्देश्य भी वही उद्देश्य है, सेम, सरस्वती नदी की क्या करना? खोज करना। इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, KS वालदिया समिति। KS वालदिया समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 26 नवंबर 2016 को रिपोर्ट दी थी। इसने रिपोर्ट कब दी? 26 नवंबर 2016 को रिपोर्ट सौंपी थी। लगभग सभी विद्वान यही मानते हैं कि घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी का ही अवशेष है। और मैंने आपको यह भी बताया था शुरू के अंदर कि सरस्वती नदी विलुप्त क्यों हुई थी, बताया था ना, क्यों विलुप्त हुई थी? क्योंकि जब प्रायद्वीप भारत का पूर्वी भाग, मेघालय, शिलोंग के पठार वाला भाग एशिया प्लेट से टकराया था, तब वो भाग टूट गया था। और जब वो भाग टूटा था तो टूटने के कारण एक नदी बहती थी जिसे हम प्राचीन सरस्वती, या इस नदी का नाम मिलता है इंडस नदी भी नाम मिल जाता है कुछ जगह, इंडस नदी बोला गया था उस समय से। ये नदी क्या है? इस नदी ने अपना मार्ग चेंज कर लिया था, जिसके कारण गंगा और पहले इसके अंदर मिलती थी, इनकी दिशा में ढाल में परिवर्तन होने के कारण इनकी दिशा में क्या हो गया था? परिवर्तन हो गया था। और परिवर्तन होने के कारण धीरे धीरे सरस्वती नदी क्या हो गई थी? विलुप्त हो गई थी। और हाँ जी, KS वालदिया समिति है ये। इसने रिपोर्ट कब सौंपी है? 26 नवंबर 2016 को अपनी रिपोर्ट सौंपी है प्रोजेक्ट सरस्वती नदी के बारे में। पूछा जा सकता है कि KS वालदिया समिति का संबंध किससे है? घग्गर नदी की राजस्थान में घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। कुल लंबाई लगभग कितनी मानी गई है?
165 किलोमीटर। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडस नाम एक विद्वान हुआ था पिलग्रिम, उसने दिया था। भारत के भूगोल में अपने जब पढ़ते तब पिलग्रिम का नाम आता है। उस पिलग्रिम ने प्राचीन सरस्वती नदी को नाम क्या दिया था? इंडस नाम दिया था। तब इसे इंडस नदी या प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से जानते थे। बात समझे आई होगी यहां तक? ठीक है। अब इस नदी के किनारे हमें एक प्रमुख स्थल की बात कर लेते हैं, बडोपल। तो हम एक स्थान पढ़ते हैं बडोपल। कौन से जिले में है बडोपल? बडोपल पड़ता है हनुमानगढ़ जिले में, सूरतगढ़ के पास में है, हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है बडोपल। और यहां पर क्या विशेष बात है तो मैं आपको बताऊं कि जो गग्गर नदी है, गग्गर नदी इस क्षेत्र के अंदर लगभग 2 भागों में बहती है। कितने भागों में बहती है? 2 भागों में बहती है। ये अनूपगढ़ की ओर आती है वो है, ये सूरतगढ़ से उधर जो अपने के टिब्बा बेल्ट के अंदर जाती है वो है। इधर से एक नहर परियोजना आती है जो राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये कहते हैं बडोपल क्षेत्र के अंदर एक दूसरे को काटती है। किताब में हमें ये लिखा मिलता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये बडोपल के पास न काटकर पिंपेरन जो कस्बा है उस कस्बे के अंदर लगभग काटती है। बडोपल पढ़ते हैं तो हम बडोपल देख लेते हैं। बडोपल के आसपास क्या ये एक दूसरे को काटती है। दूसरा, इस बडोपल वाले क्षेत्र में क्या है? सेम की समस्या है। किसकी समस्या है? सेम की समस्या है। तीसरी, इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसी सेम की समस्या वाले क्षेत्र में राजस्थान का दूसरा पक्षी अभयारण्य बनाया जा रहा है। दूसरा पक्षी अभयारण्य बनाया जा रहा है। ये 2-3 बातें इसमें नोट करनी है, हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो हम नोट कर लेते हैं इन दोनों तीनों बातों को। तो 1 नंबर पे तो लिखते हैं बडोपल के अंदर यहां गग्गर नदी व इंदिरा गांधी नहर परियोजना एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती है। यह क्षेत्र सेम समस्या से ग्रसित है, सेम समस्या से ग्रसित है। सेम आने का कारण ही क्या है? तो एक ये नदी, एक ये नहर, और दूसरा यहां पर चूने के भंडार। चूना है वो जल को नीचे जाने नहीं देता, जिसलिए जल वापस ऊपर आ जाता है, जिसे केशिका क्रिया बोलते हैं। उसके कारण इस क्षेत्र के अंदर क्या है? सेम की समस्या रहती है। इसके समाधान के लिए एक योजना चलाई गई थी, योजना का नाम था इंडो डच योजना, जिस योजना के तहत सफेदे के वृक्ष प्रमुख रूप से लगाए गए थे। एक इसमें हमें नोट करना है कि यहां राजस्थान का दूसरा पक्षी अभयारण्य विकसित किया जाएगा या किया जा रहा है, ऐसा भी हम नोट कर सकते हैं इसमें बडोपल क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर ये जो सारी बातें हैं, ये सारी की सारी बातें कौन सी नदी से संबंधित है? गग्गर नदी से संबंधित है, सारी की सारी बातें। एक बार रिपीट करें या अगली नदी पढ़े?
तो देखो नदी का उद्गम कालका की पहाड़ी या कालका नामक स्थान शिवालिक क्षेत्र से या शिमला के आसपास से हम कह सकते हैं इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। 4 राज्यों के अंदर बहती है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, और फिर कहां चली जाती है, पाकिस्तान चली जाती है। इसलिए इसे राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में कौन सी झील का निर्माण करती है, तलवाड़ा झील का निर्माण करने के बाद में कौन सा दुर्ग इसके किनारे है, बटनेर। एक तो दुर्ग है और एक यहीं पर एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है, भद्रकाली माता का मंदिर है, भद्रकाली माता का मंदिर है। उसके बाद में इसके किनारे है काली बंगा, पीली बंगा। काली बंगा संग्रहालय राजस्थान संग्रहालय के नाम से नहीं है क्या, 1987 के आसपास हुआ था। अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, किसी में 85 मिलता है, किसी में 87 मिलता है। देख लेंगे जब हम वो पढ़ेंगे ना सभ्यता, तब उसके अंदर देख लेंगे कौन सा संग्रहालय। पिल्ली बंगा, रंग महल, बडोपल, सूरतगढ़, अनूपगढ़, और अनूपगढ़ के अंदर कौन सा अंतिम बिंदु है, बिंजोर। और उसके बाद में पाकिस्तान में कहां तक जाती है, फोर्ट अब्बास तक जाती है। पाकिस्तान में नाम क्या है, हकरा नदी। राजस्थान में क्या क्या नाम है, प्राचीन सरस्वती नदी, नाली, सोतर, नट, द्वेषवती, वाहिंद, ये सारे इसके क्या है, उपनाम है। फिर हमने इसकी कुल लंबाई लगभग हम कितनी मानते हैं, 465 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी लंबाई मानी जाती है, 100 किलोमीटर लंबाई मानी जाती है। एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है। सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित हनुमानगढ़ है, और उत्तर की ओर से प्रवेश करने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है। प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो यही है, बाकी ये हम पढ़ ही चुके हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना और गग्गर नदी बडोपल के पास में एक दूसरे को काटते हैं, सेम की समस्या से ग्रसित है ये क्षेत्र, और यहाँ पर राजस्थान का दूसरा पक्षी अभयारण्य विकसित किया जा रहा है। यही बातें हैं यहाँ से पूछने लायक पेपर में। अगली हेडिंग लगाते हैं, 2 नंबर पे नदी लगाइए आप, 2 नंबर पे आप लिख दीजिए काकने, या हम बोल सकते हैं मसूरदी नदी। हाँ जी, बरोड़, हाँ बरोड़ भी इसी के किनारे बोलते हैं, क्योंकि नदी कुल मिला के ये एक ही है। कोई ऑप्शन देता है ना गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ के अंदर किसी भी सभ्यता का, तो वो एक ही नदी है। इसके अलावा हम और कोई नदी का नाम ले ही नहीं सकते, भले नदी के किनारे है भले दूर है, नदी क्या है, ये एक ही है, तो इसी नदी का नाम आएगा। काकने, या इसे बोल देते हैं हमें मसूरदी नदी। काकने या मसूरदी नदी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नदी का उद्गम कहां से होता है। नदी का उद्गम कहां से होता है, सबसे पहली बात हम करें तो इस नदी का उद्गम होता है कोटरी की पहाड़ी जैसलमेर से। कुछ पहाड़ी क्षेत्र है जैसलमेर के अंदर जिसे किस नाम से जानते हैं, कोटरी की पहाड़ी। कोटड़ी भी लिखा हुआ मिल जाता है कई बार। जैसलमेर से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। जैसलमेर जिले में ही बहती है और किसी जिले के अंदर नहीं जाती है। कई बार तो क्या, जब बरसात कम होती है तब तो ये नदी गिरती है बुद्ध झील के अंदर। कौन सी झील में गिरती है, बुद्ध झील के अंदर गिरती है। इस झील का नाम हम लिख देते हैं बुद्ध झील।
कई बार क्या है, जब कोटड़ी की पहाड़ी में बरसात ज्यादा होती है और बुध झील पानी से भर जाती है, तब इसका पानी जैसलमेर में स्थित मीठी झील तक चला जाता है। कौन सी झील तक चला जाता है? मीठी झील तक चला जाता है। दोनों झीलें और पहाड़ी कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले में है। ये बात है इसमें। आंतरिक अपवाह तंत्र की राजस्थान में सबसे छोटी नदी मानी जाती है ये, ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक मार्ग बदलती है, मार्ग चेंज कर लेती है, कभी इधर से कभी इधर से मार्ग चेंज कर लेती है। मार्ग में क्या करती है? ये परिवर्तन कर लेती है। और बुध झील में प्रमुख रूप से क्या होती है? विलुप्त होती है। और कई बार क्या, जब पानी ज्यादा मात्रा के अंदर होता है, तब ये कौन सी झील तक आती है? मीठी झील तक आती है। तो इसमें लिखने वाली बात क्या है? इसमें एक तो लिखने वाली बात है कि पूर्णतः जैसलमेर जिले में, पूर्णतः जैसलमेर जिले में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, पूर्णतः जैसलमेर जिले में प्रवाहित होती है। उद्गम हमने लिख लिया है। विलुप्त, विलुप्त कौन सी झील में होती है? बुध झील में। नोट लगा के लिख देंगे। हाँ, बात सुन तो लो पहले। मैंने कहा कि सामान्यतः विलुप्त कहां होती है? बुध झील में। जब कोटड़ी की पहाड़ी में बरसात ज्यादा होती है, जब पानी की मात्रा ज्यादा होगी, तब इसका पानी कहां तक पहुंचता है? मीठी झील में। सामान्यतः विलुप्त कहां होती है? बुध झील में। तो नोट लगा के यही तो बात लिख रहे हैं कि सामान्यतः यह बुध झील में विलुप्त होती है, विलुप्त होती है। लेकिन कोटड़ी की पहाड़ी में, कोटड़ी की पहाड़ी में वर्षा अधिक होने पर, वर्षा अधिक होने पर इसका जल, इसका जल मीठी झील तक, मीठी झील तक पहुंच जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार पहुंचेगा। घग्गर नदी का पानी हर बार पाकिस्तान जाता है क्या? हर बार नहीं जाता। बस वैसी ही कंडीशन है कि कभी पानी पहुंच जाता है, कभी पानी नहीं पहुंचता। और लंबाई तो वैसे तो निश्चित हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी कुछ किताबों में ये मिल जाती है कि इसकी जो लंबाई है वो 17 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। औसत जो लंबाई हम कह सकते हैं कितने किलोमीटर है? 17 किलोमीटर। राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र की, आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी कौन सी नदी है? कांतली नदी है, कांतली नदी है। मार्ग बदलने वाली बात लिखी नहीं क्या हमने? यह नदी राजस्थान में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली या परिवर्तित करने वाली, मार्ग बदलने वाली नदी है। कोटड़ी की पहाड़ी से उद्गम में प्रमुख रूप से विलुप्त बुध झील में वर्षा की मात्रा ज्यादा होने पर मीठी झील में विलुप्त, लंबाई 17 किलोमीटर, आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी में गिनी जाती है और सर्वाधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली राजस्थान की नदी के नाम से भी जानी जाती है। ये कुछ बातें हैं
काकने नदी के बारे में। आई होगी बात कुछ समझ में। अगली नदी पढ़े। टाइम तो नहीं हुआ अभी? हो गया? नहीं हुआ? क्या टाइम हुआ अभी? ठीक है, कर देना इसको साथ। अगली नदी लिखो, कांतली नदी। कांतली नदी। कांतली नदी की हम बात करें तो कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है? कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ी से। खंडेला की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। खंडेला की पहाड़ी कौन से जिले में पड़ती है? सीकर जिले में पड़ती है। कौन से जिले से होकर के बहती है कांतली नदी? तो एक तो बहती है सीकर से, एक ये बहती है नीम का थाना से। नीम का थाना। एक ये बहती है झुंझुनू से। और फिर ये चूरू की सीमा पर जाकर के क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। चूरू में नहीं बहती, गांव पड़ता है अलसीसर। अलसीसर, मलसीसर, गांव की सीमा पर विलुप्त। गांव की सीमा पर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। एक झुंझुनू के अंदर एक शहर पड़ता है उदयपुर वाटी। यहां पर बजरी का अवैध खनन होता है। बजरी का अवैध खनन। और बजरी का किसी भी वस्तु का अवैध खनन करने वाला क्या कहलाता है? भूमाफिया। भूमाफियों के लिए कांतली नदी का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो उदयपुर वाटी। नीम का थाना के अंदर दो सभ्यताएं हैं इस नदी के किनारे। एक है सुनारी सभ्यता, एक तो है सुनारी सभ्यता, और एक है गणेश्वर सभ्यता। एक सुनारी सभ्यता और एक गणेश्वर सभ्यता इस नदी के किनारे स्थित है। हाँ जी, उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी।
बना लिया होगा। ये जो खंडेला की पहाड़ी है, इस खंडेला की पहाड़ी के पास में एक और पहाड़ी पड़ती है जिसे बोलते हैं राइलो की पहाड़ी या राइलो की पहाड़ी बोल देते हैं, राइलो या राइलो। यूरेनियम के भंडार मिले हैं। कई बार पूछा भी गया है खनिज वाले टॉपिक के अंदर कि राइलो की पहाड़ियों से कौन सा खनिज निकाला जाता है या यूरेनियम उत्पादन की प्रसिद्ध राजस्थान में खान कौन सी है, तो राइलो की पहाड़ी है। चलो खनिज में देखेंगे उसे हम। बना लिया सभी ने? लिखो फिर आगे। अब इसमें क्या लिखना है? इसमें हमने लिख लिया कि उद्गम कहां से हो रहा है, विलुप्त कहां हो रही है। तो दो बातें तो मेरे हिसाब से लिखने की आवश्यकता है नहीं। हम लिखते हैं बहाव के जिले। वैसे बहाव के जिले भी लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, पर लिख लो बहाव के जिले। एक तो कौन सा है? एक सिक्कर है, एक नीम का थाना, और एक है झुंझुनू, और चूरू है क्या? नहीं है, चूरू नहीं है, क्योंकि चूरू ऐसा जिला है जिसमें कोई नदी नहीं बहती। बहाव क्षेत्र क्या बोल रहे थे चंद्रपाल? कितने जिले ऐसे हैं जहां नदियां नहीं बहती? आपके हिसाब से 2 है, लेकिन हमारे हिसाब से पता नहीं कई 2 है। कितने जिले हैं? 5 है। पीछे वाली क्लास नहीं लगाई, तभी तो भूला बिसरा राजा बोलते हैं तेरे को। बहाव के क्षेत्र, बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी। कांतली नदी का बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। तो ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है कि तोरावाटी किस नदी के बहाव क्षेत्र को कहा जाता है? तो कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर तंवर राजपूतों का क्षेत्राधिकार था। तंवर राजपूतों का क्षेत्राधिकार था, वहां यहां के जागीरदार थे, या हम कह सकते हैं यहां पर उन्होंने राज किया था, इसलिए ये क्षेत्र क्या कहलाया? तोरावाटी। और जैसे चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, नीम का थाना है, डीडवाना कुचामन का ऊपर वाला जो उत्तरी भाग है, उस भाग को हम क्या बोल देते हैं सम्मिलित रूप से? शेखावाटी। क्योंकि प्रारंभ में शेखा नाम का एक व्यक्ति हुआ था जिसने इस क्षेत्र में क्या किया था? स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी, जिस कारण ये क्षेत्र किस नाम से जाना गया था? शेखावाटी नाम से भी जाना गया था। तो शेखावाटी की प्रमुख नदी भी कौन सी है? कांतली नदी है। शेखावाटी की भी प्रमुख नदी कांतली है। फिर हम और इसमें बात करें तो यह नदी, इस नदी की लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है इस नदी की? 100 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। और पूर्ण बहाव के आधार पर, पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की आंतरिक अपवाह तंत्र की,
आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कांतली नदी है। कांतली नदी, कांतली नदी झुंझुनू जिले को, झुंझुनू, हाँ जी, अपने वाले क्षेत्र को क्या कहें अब? या तो हम कहें योध्य क्षेत्र, प्राचीन काल में इसका नाम क्या था? योध्य क्षेत्र। लेकिन वर्तमान में अगर जब मारवाड़ की बात करते हैं तब ये मारवाड़ में ही आता है। इसमें आता है, मारवाड़ में ही आता है, ध्यान रखना। कांतली नदी झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं दो समान भागों में। अब तो थोड़ा सा क्या खंडित कर दिया, तो लगभग इतना तो लिख ही सकते हैं कि दो भागों में बांटती है। एक ये बात हम इसमें नोट कर सकते हैं। और झुंझुनू जिले के अंदर कांतली नदी का जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, जहां पर घास पाई जाती है जो पशुओं के लिए लाभदायक होती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीड़। तो लिखेंगे बीड़। झुंझुनू में कांतली नदी का उबड़ खाबड़ क्षेत्र, जहां चारागाह पाए जाते हैं, चारागाह यानी कि चारा पाया जाता है, घास पाई जाती है, चारागाह पाए जाते हैं, यह क्षेत्र बीड़ कहलाता है। क्या कहलाता है चंद्रपाल? बीड़ कहलाता है। और इसी बीड़ के अंदर राजस्थान का प्रथम, इसी बीड़ के अंदर क्या है? राजस्थान का प्रथम मयूर अभयारण्य, मयूर अभयारण्य स्थित है। अगर पूछे कि मयूर पार्क कहां है, तो मयूर पार्क है जयपुर में। और मयूर अभयारण्य कहां है? तो मयूर अभयारण्य है बीड़ क्षेत्र में, झुंझुनू जिले में। यह बात हमें ध्यान में रखनी है। सभ्यता दो है, दोनों सभ्यता हमने देख ली है, मैप के अंदर हमने बना ली है। तो ये नदी अपने कंप्लीट होती है। इसके आगे की जो, हाँ जी, कच्चे कुएं, पक्के कुएं, छोटे तालाब, आप बताओ क्या कहते हैं? मैंने तो बता दिया, आपको याद होना चाहिए। अब तो आपको आपके इस टेस्ट के अंदर दिया हुआ है भौतिक प्रदेश। छोटे तालाब क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं छोटे तालाब? यह लिखवाया ही नहीं। ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि लिखवाया ना हो। इसकी सहायक नदियां वैसे तो नहीं लिखे तो भी चलता है, फिर भी अगर मन कर रहा है कि लिखनी है तो लिख सकते हो। दो नदियों के नाम लिख दीजिए। एक का नाम लिख दीजिए साम, और एक का नाम लिख दीजिए मावत। आवश्यक तो नहीं है, फिर भी अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं साम व मावत। इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। पूछा नहीं जाता कि कांतली की सहायक नदी कौन सी है। आज इतना ही करते हैं।